नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत आपको एक तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद होने ज़रूरी हैं। उनमें से एक दो क्वेश्चन आता रहता है। जैसे भारत के पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, और भारत की कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। इस तरह के जो टॉपिक पर आधारित प्रश्न है वो भी एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अल्मोड़ा पर्यटन नगर किस राज्य में है? अल्मोड़ा पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी उत्तर प्रदेश में। और आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय है। आपका आंसर अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है ये। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। अल्मोड़ा पर्यटन नगर जो है उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है राजस्थान में है ये। माउंट आबू पर्वतीय नगर राजस्थान में है और माउंट आबू के आसपास से ही जो है नर्मदा नदी और ये निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, खंडाला पर्यटन नगर किस राज्य में है? खंडाला पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी राजस्थान में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है। खंडाला पर्यटन नगर महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पंचमढ़ी पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य से जुड़ा है? पंचमढ़ी पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए राजस्थान से, बी मध्य प्रदेश से, सी महाराष्ट्र से, डी हरियाणा से। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश से जुड़ा है। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर मध्य प्रदेश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नैनीताल पर्यटन नगर किस राज्य में है? नैनीताल पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। नैनीताल पर्यटन नगर जो है उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कसोली पर्यटन नगर किस राज्य में है? कसोली पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है कसोली जो है हिमाचल प्रदेश में है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊटी पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऊटी पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, बी उत्तराखंड में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ऊटी जो है तमिलनाडु में है और काफ़ी प्रसिद्ध है ये पर्यटन नगर, और यहाँ पर जो है लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पहलगांव पर्यटन नगर किस राज्य में है? पहलगांव पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में है। पहलगांव पर्यटन नगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कुंजूर पर्यटन नगर किस राज्य में है? कुंजूर पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी उत्तराखंड में, सी कर्नाटक में, डी हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में है। कुंजूर पर्यटन नगर तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मसूरी पर्यटन नगर किस राज्य में है? मसूरी पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी कर्नाटक में, डी ओडिशा में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में है मसूरी, और मसूरी में आप नीचे ही जो है वो देख सकते हो, बादल जो है नीचे ही देख सकते हो। मसूरी काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, दार्जिलिंग पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी कर्नाटक में।
करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग जो है पर्यटन नगर, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कोडाई कनाल पर्यटन नगर किस राज्य से संबंधित है? कोडाई कनाल पर्यटन नगर जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्नाटक से, बी तमिलनाडु से, सी हिमाचल प्रदेश से, डी जम्मू कश्मीर से। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में है ये। कोडाई कनाल पर्यटन नगर जो है तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पंचगढ़ी पर्यटन नगर किस राज्य में है? पंचगनी पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी कर्नाटक में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शिलोंग पर्यटन नगर किस राज्य से संबंधित है? शिलोंग पर्यटन नगर किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, बी सिक्किम से, सी मेघालय से, डी अरुणाचल प्रदेश से। करेक्ट आंसर है मेघालय में है ये। शिलोंग पर्यटन नगर मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनगर किस राज्य से संबंधित है? श्रीनगर तो ये तो जानते ही होंगे आप। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मेघालय। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर से। और श्रीनगर भी काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन नगर है, वहाँ पर बहुत लोग रोज डेली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 क्वेश्चन नंबर है। आगे देखिए, 16 क्वेश्चन नंबर सही। गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में है ये गुलमर्ग भी। गुलमर्ग पर्वतीय पर्यटन नगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मनाली पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? मनाली पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी तमिलनाडु में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मेघालय में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है। मनाली पर्वतीय पर्यटन नगर हिमाचल प्रदेश में है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, रानीखेत पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? रानीखेत पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है ये। रानीखेत पर्वतीय पर्यटन नगर उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, लोनावाला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? लोनावाला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पेरियार पर्यटन नगर किस राज्य में है? पेरियार पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मेघालय में। करेक्ट आंसर है केरल में है ये। पेरियार पर्यटन नगर केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मन्नार पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? मन्नार पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी केरल में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में। केरल में है ये। ये भी केरल में है पेरियार भी, और मन्नार भी, ये केरल राज्य में है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, कुल्लू पर्यटन नगर किस राज्य में है? कुल्लू पर्यटन नगर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी तमिलनाडु में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू पर्यटन नगर जो है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में डलहौजी भी। आगे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, डलहौजी पर्यटन नगर किस राज्य में है? डलहौजी पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी जम्मू कश्मीर में, डी तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में
ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, शिमला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में है? शिमला पर्वतीय पर्यटन नगर किस राज्य में? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है। ये भी शिमला पर्वतीय पर्यटन नगर हिमाचल प्रदेश में है और ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। एक तो ये शिमला है, डलहौजी है, कुल्लू है और कसौली है, मनाली है। ये सभी जो हैं पर्यटन नगर हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। टेस्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच। चपटा, सी पूर्ण गोल, डी चपटा गोल। करेक्ट आंसर है डी पार्ट। करेक्ट आंसर है चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोल है और नारंगी रंग के समान, नारंगी के समान है, नारंगी रंग का है। पृथ्वी आकार में जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर जो है 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष पर। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है, विषुवतीय व्यास पृथ्वी का वो 12,756 किलोमीटर है। 12,756 विषुवतीय व्यास जो है इसका इतना है। और ध्रुवों पर जो व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवों पर व्यास है 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को जो है कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और सी स्वराज आंदोलन के दौरान, डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है अरुणा आसफ अली को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी इसकी शुरुआत और 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 अगस्त को इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन सुबह सुबह महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ऑप्शन ए फिल्म अभिनेत्री, बी वैज्ञानिक, सी शास्त्रीय नृत्य, डी पार्श्व गायिका। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी और वे एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इनका संबंध जो है भरतनाट्यम एवं कथकली नृत्य से थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी 1857 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और उसने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से आया था वो, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। करेक्ट आंसर है 2 हैं। मंगल ग्रह के जो
दो चंद्रमा यानी उपग्रह हैं, दो। और कौन कौन से हैं वो? फोबोस, एक तो फोबोस, फोबोस और डीमोस हैं, एक दूसरा है डीमोस, डीमोस, ये दोनों हैं चंद्रमा के उपग्रह। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 600, मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका रंग वहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, इसलिए लाल ग्रह होता है इसका। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी है, इसी ग्रह पर स्थित है। और वो ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है सौरमंडल का, वो इसी ग्रह पर स्थित है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह जो हैं बृहस्पति ग्रह के हैं 79, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं 79 हैं, 79 है उनकी संख्या। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 17वां। 2009 में 17वां इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का चुनाव 17वां हुआ था ये, और मोदी जी की सरकार दोबारा से बनी थी। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दामबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर में, बी श्रीलंका में, सी इंडोनेशिया में, डी मलेशिया में। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, करेक्ट आंसर है श्रीलंका में। दामबुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में पाया जाता है। ये स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है, और जिसका निर्माण गुरु अर्जन देव ने करवाया था अमृतसर में। और मर्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया में मर्डेका पैलेस है। और पोर्टाला नहासा तिब्बत में है। पोर्टाला नहासा जो है तिब्बत में है। और ओपेरा हाउस सिडनी में है, ओपेरा हाउस सिडनी में है। और श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून में है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा जो है वो रंगून में है। कॉलोसियम रोम इटली में है। कॉलोसियम जो है वो रोम इटली में है। और झुकी हुई मीनार जो है पीसा इटली में है। झुकी हुई मीनार पीसा की वो इटली में है। और पेंटागन वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। पेंटागन जो है वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में है ये। बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? जैसा मैंने पीछे बताया था आपको, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए वीर सावरकर ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी महात्मा गांधी ने, डी सुब्रमण्यम भारती ने, सुब्रमण्यम भारती ने। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने दिया था ये करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो हे राम का नारा जो है महात्मा गांधी ने ही दिया था। और पूर्ण स्वराज का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा। और संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, वंदे मातरम का नारा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा जो है इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी जो आंखें होती हैं उसमें लेंस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, बी मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, सी आंख की फोकस दूरी को बदलना,
डी चोट से आंखों की रक्षा करना। करेक्ट आंसर है आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल और एक अवतल लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है, एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो स्पष्ट दृष्टि हम देख सकते हैं उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहते हैं जिसे, उसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो हैं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष जो होता है हाइपर मेट्रोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया उसको कहते हैं। उसके निवारण के लिए जो है उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है एबल तस्मान ने, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में की थी। 1642 ईस्वी में एबल तस्मान ने, इसका नाम लिखे देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एबल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1642 ईस्वी में। और कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में फिर इसकी खोज की थी। और इस महाद्वीप में 22 देश हैं। इस महाद्वीप में जो हैं 22 देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश को, महाद्वीप को। और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है। और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर जो होते हैं उनसे तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। बी, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, यानी डाटा तक बगैर कानूनी तौर से पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। और सी है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। ये करेक्ट आंसर है, वो हैकर होता है। और कंप्यूटर का पितामह जो है चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। और माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अशुद्धि जो होती है उसको बग कहा जाता है, BUG बग कहा जाता है, BUG बग कहा जाता है। और इसको हिंदी में लिखते हैं बैग है बग, इसको हिंदी में बग लिखते हैं। और भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मार्च को,
बी 24 मार्च को, सी 24 मई को, डी 28 मई को। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है, वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व मधुमेह दिवस जो है 24 नवंबर को। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की, बी कार्बन की, सी हाइड्रोजन की, डी नाइट्रोजन की। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन की। किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं? ऑप्शन ए वाल्ट डिज्नी के, बी स्टीवन स्पीलबर्ग के, और सी रिडले स्कॉट के, डी जोसेफ एम न्यूमैन के। करेक्ट आंसर है वाल्ट डिज्नी के नाम है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जो जीते हैं वो वाल्ट डिज्नी ने जीते हैं। और ऑस्कर अवार्ड जो है इसका सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म क्षेत्र का है, ये माना जाता है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड है। और यह अवार्ड जो है 1929 से दिया जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद जो है ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ग्रैमी अवार्ड। और यह पुरस्कार 1958 ईस्वी से दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत क्षेत्र का वो 1958 ईस्वी से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार भी ये भी अमेरिका द्वारा ही दिया जाता है। और कांस जो होता है कांस फिल्म उत्सव, इसका संबंध फ्रांस से है। ये फ्रांस द्वारा दिया जाता है। कांस जो होता है ये फ्रांस द्वारा दिया जाता है। और वाफ्टा फिल्म उत्सव जो है वाफ्टा फिल्म उत्सव जो है ये ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए ध्यानचंद, बी बलबीर सिंह सीनियर, और सी लेस्ली वाल्टर क्लाडियस, और डी धनराज पिल्ले। करेक्ट आंसर है बलबीर सिंह सीनियर थे। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और ध्यानचंद को भारत रत्न देने की बार बार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। और धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी का कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चावल से, बी सूरजमुखी से, सी गन्ने से, डी पेट्रोल से। करेक्ट आंसर है गन्ने से। एथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है। और गन्ने की खोज से बिजली प्राप्त की जाती है। गन्ने की खोज से बिजली बनाई जाती है दोस्तों। और चावल में थायमीन पाया जाता है। चावल में जो होता है थायमीन होता है। और बायोडीजल करंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैगामिया, अंडी आदि से जो है बायोडीजल निकाला जाता है। यानी बायोडीजल जो होता है वो करंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैगामिया और अरंडी होता है एक पेड़, उससे निकाला जाता है। और बायोडीजल का प्रयोग जो है वाहन चलाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से
किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीएमआई का, बी बीएमआई का, सी एएमआई का, डी केएमआई का। करेक्ट आंसर है बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स होता है। और आईबीसी की संख्या जो है, आईबीसी रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। और रेन गेज से वर्षा का मापन किया जाता है, रेन गेज से वर्षा जो होती है ये उसका मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर जो होता है उससे गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ऑप्शन ए प्रियास, बी भार, सी फल्क्रम, डी कोर। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, फल्क्रम जो है, फल्क्रम वो लीवर यानी उत्तोलक पर ऐसा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। और लीवर जो है एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। और लीवर के 3 बिंदु होते हैं, एक तो आलंब, फैलक्रम, फल्क्रम होता है आलम्ब, आलम्ब को कहते हैं फल्क्रम। और जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ सफलतापूर्वक घूम सकती है इसके चारों ओर। और आयाम होता है इफोर्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, आयाम। उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वो आयाम होता है। भार, लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। और उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और। करेक्ट आंसर है सी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और प्लूटो को जो है अब इस समय प्लूटो ग्रह को बोनो ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। और इसको प्रयाग सम्मेलन हुआ था अगस्त 2006 में, प्रयाग सम्मेलन हुआ था, उसमें इसे हटा दिया गया है। अब ग्रह जो है 8 रह गए हैं, पहले 9 थे। और इसके बाद जो है बुध सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का है अब इस समय। नहीं, पहले प्लूटो था लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया, बोना ग्रह कर दिया गया। अब जो है बुध ग्रह सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे ग्रह है। तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है। बुध सूर्य की परिक्रमण सबसे कम समय में पूरी करता है क्योंकि पास में है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी कुलम्ब, सी केल्विन, डी किलोग्राम। करेक्ट आंसर है कुलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कुलम्ब होता है। और तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। और प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स। और ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, एसआई मात्रक हैं ये। प्रेरक का होता है हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। विभवांतर का वोल्ट होता है, दाब का पास्कल होता है, कोण का रेडियन होता है एसआई मात्रक, और शक्ति का होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, बी ब्रिस्टल, सी सिडनी, डी कैनबरा। करेक्ट आंसर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन में है। और आपको बता दें कि मास्को रूस की है राजधानी। और येरेवान जो है आर्मेनिया के, येरेवान आर्मेनिया के है। कोयेने जो है फ्रेंच गुयाना की है। और सेंट जॉर्ज जो है ग्रेनाडा की है। और काहिरा मिस्र की है। वियना ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया। और लीमा जो है पेरू की है। जॉर्ज टाउन जो है गुयाना की है। और लोमे जो है टोगो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? हमारे देश में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर बांध, बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा सागर बांध, डी ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई बांध। करेक्ट आंसर है ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई बांध है ये। सबसे पुराना बांध है हमारे देश का। और नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर हैं। भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का
सबसे ऊंचा बांध है सतलज नदी पर, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है और सतलज नदी पर है ये। और हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध जो है, सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध वो महानदी पर है। सालमा बांध अफगानिस्तान में है, सालमा बांध जो है अफगानिस्तान में है, जो भारत की मदद से बना है। और इंदिरा सागर बांध जो है, इंदिरा सागर बांध ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेजर का, बी राडार का, सी सोनार का और डी स्कूबा का। करेक्ट आंसर है सोनार का। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गोताखोर जो है अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर। और नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है, नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है। और पेरीस्कोप से जो है, पेरीस्कोप जो होता है उससे पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तुओं को देखा जाता है। पेरीस्कोप से पानी के अंदर से पानी के जो बाहर वस्तुएं हैं उसको देखा जाता है। राडार से वायुयान आदि संकेतों का ग्रहण करते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर जो होता है, फैदोमीटर, इसको नोट कर लो दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फैदोमीटर, ऐसे आंसर मिलते भी नहीं है। फैदोमीटर जो है ये, फैदोमीटर समुद्र की गहराई से मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापी जाती है इससे, फैदोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजा जी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लॉर्ड वेवेल। करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है राजाजी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें सी राजगोपालाचारी कहा जाता है। स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 जो विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संग्राम हुआ था वो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए जूल्स, बी लाइका, सी रोजर, डी स्पुतनिक। करेक्ट आंसर है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ता था लाइका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, एनीमिया खून की कमी या क्षय रोग? करेक्ट आंसर है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए जो है गाजरों में, दूध में और अंडे की उसमें, पनीर में काफ़ी मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 8 का, बी 7 का, सी 10 का, डी 11 का। करेक्ट आंसर है 7 का। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, 6 मौलिक अधिकार हैं। और इस समय यानी 6 हैं, 7 नहीं है इस समय, 7 पहले थे। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया है। अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी इस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। और 1976 ईस्वी में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मौलिक अधिकार था ये जो पहले। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 कै में रखा गया है। अनुच्छेद 300
कै में संपत्ति के अधिकार को, कानूनी अधिकार को 300 कै में रखा गया है। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था पहले, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद जो 31 है वो पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। और मौलिक अधिकार आपको बता दें कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार संबंधी निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी भारत, डी चीन। करेक्ट आंसर है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दूसरा जो है वो है कनाडा है। और विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में रूस है। क्षेत्रफल में क्रमशः चीन जो है, यूएसए, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय यानी तीसरे नंबर पर चीन है, और चौथे नंबर पर अमेरिका है, और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, और छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हैं। और सातवें नंबर पर जो है भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर हमारा देश है भारत, और आठवें नंबर पर अर्जेंटीना है। और आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का यानी पृथ्वी पर जितना भूभाग है उसका 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम की स्थापना किसने की? तो एक ऑप्शन ए एम करुणानिधि ने, बी एम जी रामचंद्रन ने, सी एन अन्नादुरई ने, सी राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर है सी एन अन्नादुरई ने की थी। मुन्नेत्र कण्डम, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम या डीएमके की स्थापना जो है वो सी एन अन्नादुरई ने की थी। और डीएमके तमिलनाडु की प्रमुख पार्टियों में से एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला ने की थी। और जनसंघ की स्थापना 1952 में, जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। कश्मीर मुद्दे पर त्यागपत्र मंत्रिमंडल से देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। जेल में मृत्यु हो गई थी और वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी और कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले ये प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम को, बी विक्रम साराभाई को, सी राकेश शर्मा को, और डी होमी भाभा को। करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और मिसाइल मैन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। क्यों नहीं? इन्होंने मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जो जनक हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। भाभा परमाणु संस्थान जो है तारापुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू, और डी माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट आंसर है बी मदरबोर्ड है वो। हाँ मदरबोर्ड है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है मदरबोर्ड है वो। सॉरी दोस्तों, माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको थोड़ी सी डिटेल और बता दें कि मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड होता है ये, जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। और सीपीयू जो है सीपीयू ये रैम आदि यूनिटें मदरबोर्ड से ही संयोजित रहती हैं इसकी। और इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास जो है, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया था। जे.एस. किल्बी, इनका नाम लिखे देता हूँ मैं, जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने किया था इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास। और बीजेपी प्रथम भारतीय पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का स्वतंत्रता दिवस
4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान का, बी म्यांमार का, सी मलेशिया का, डी इंडोनेशिया का। करेक्ट आंसर है बी पार्ट म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत का 15 अगस्त को, पाकिस्तान का 14 अगस्त को, अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है, फ्रांस का 14 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? ऐसा कौन सा ग्रह है एक चंद्रमा का नाम जो है जिसका गैनीमेड है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसके चंद्रमा का एक नाम, उपग्रह का नाम जो है गैनीमेड है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। ये गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है, शनि का उपग्रह है टाइटन। और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे उपग्रह है टाइटन। पहला है गैनीमेड जो बृहस्पति का ग्रह है, और दूसरा टाइटन है जो शनि का है। और फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के चंद्रमा है, यानी मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। शनि का जो है टाइटन उपग्रह बुध के बराबर है, बुध ग्रह जो है उसके बराबर है लगभग। और शनि का फोबे नामक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का जो फोबे नामक उपग्रह है कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, बी एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है बी, और सी है आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, डी है एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। करेक्ट आंसर है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वायु की गुणवत्ता निर्धारित करती है, और इसमें जो है 8 प्रदूषक सम्मिलित किए गए हैं। और PM10 कौन कौन से हैं? PM10 यहाँ पर, और दूसरा है PM2.5 2.5 में है, ये पॉइंट में है। और NO2, SO2 और CO और O3 और NH3 है, NH3 है ये, और PB, ये जो है प्रदूषक हैं, ये AQI में सम्मिलित किए गए हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 9 और सी 11, डी 10। करेक्ट आंसर है 9 होते हैं। खो खो खेल में खेलते समय 9 होते हैं। 9 होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, बी 21 जून को, सी 21 सितंबर को, डी 21 जुलाई को। करेक्ट आंसर है 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। PM नरेंद्र मोदी के पहल पर जो है UN ने योगा दिवस घोषित किया है, और ये 21 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। और भारतीय सांख्यिकी के जनक जो थे PC महावनोविस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। PC महावनोविस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए GV मावलंकर, बी सुमित्रा महाजन, सी S राधाकृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर है GV मावलंकर थे। लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे GV मावलंकर थे। और जिनके प्रथम लोकसभा जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और प्रथम भारतीय विठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर 1926 में चुना गया था। 5 सेकंड का समय है, आपका आंसर अब स्टार्ट होता है।
करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री को। जो कार्यकारी मुख्य रूप से कार्य करने वाले होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 74 है ये, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। और राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान हैं। मुख्य रूप से प्रधान तो संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होते हैं। जो राज्य में कार्यपालिका होती है उसके प्रमुख राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए राजा कुलोशुंगा ने, बी नरसिंह देव प्रथम ने, सी विष्णुगोपा ने, डी महिपाल ने। करेक्ट आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और ये कोणार्क मंदिर जो है पुरी के उड़ीसा में है। और सूर्य का मंदिर है ये, सूर्य भगवान का मंदिर है। और 13वीं शताब्दी में करवाया गया था ये निर्माण। नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था और पुरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार, डी एतमाउद्दौला। करेक्ट आंसर है चार मीनार जो है इसमें से ये कोई मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1591 ईस्वी में हुआ था। 1591 ईस्वी में हुआ था चार मीनार का निर्माण। और दोस्तों आपको बता दें ताजमहल का जो निर्माण है ये 1632 में 1632 से 53-54 के बीच हुआ था। ये 53-54 के बीच हुआ था। 1632 से स्टार्ट हो गए, 1653-54 के बीच इसकी स्थापना हुई थी। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसकी कब्र के ऊपर ये बनवाया था। और इसका निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये 1627 ईस्वी में बनाया गया था। 1627 ईस्वी में ये बनाया गया था। नूरजहां बेगम ने बनवाया था इसे। और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत जो है यह निर्मित प्रथम ऐसी इमारत है एतमाउद्दौला का मकबरा जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। प्रथम ऐसी इमारत है ये जो बिल्कुल बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में जो है पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। इसी इमारत में ही पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था सर्वप्रथम। और बीवी का जो मकबरा है ये बीवी का मकबरा का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ये 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया था इसका निर्माण। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीवी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी बिंदुसार के, सी सुसीम के, डी दशरथ के। करेक्ट आंसर है बिंदुसार के। सम्राट अशोक जो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी बिंदुसार जो थे सम्राट अशोक के पिताजी थे। और आपको बता दें कि मौर्य वंश का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य थे, कौटिल्य जिनका नाम था, विष्णुगुप्त था। 3 नाम थे उनके, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज रहते थे जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था।
और अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी एंथ्रोपोड्स, सी एकिनोडर्म्स और डी एनेलिड्स। करेक्ट आंसर है प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है इनमें से वो प्रोटोजोआ है। और इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं जीव द्रव्य में इनके। और प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। प्रोटोजोआ एंट अमीबा जो होता है हिस्टोलिका का संक्रमण जो है मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। और एनेलिड्स का शरीर लंबा पतला द्विपार्श। एनेलिड्स जो होते हैं, एनेलिड्स इनका शरीर जो है लंबा पतला द्विपार्श सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। और इसका प्रचलन जो है मुख्यतः काइटिन के बने सीटों द्वारा होता है, सीटी द्वारा होता है। और इसका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण केंचुआ जोंक है। और एकिनोडर्म्स जो है ये इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, सभी जंतु समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग ने, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी स्टीफन हॉकिंस ने, डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से ये पेनिसिलिन प्राप्त होती है। और पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 ईस्वी में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की थी इसकी खोज। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो किया था इन्होंने ये किया था 1876 ईस्वी में माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। और ग्राहम बेल द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। 1876 में ही इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था और माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। और जीवाणु की खोज जो है, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में ल्यू वैन होक ने की थी। ल्यू वैन होक ने की थी 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज ल्यू वैन होक ने की थी। और विषाणु की खोज जो की थी 1892 में, आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। 1892 में इवान विस्की ने की थी। इवान विस्की ने की थी विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में। करेक्ट आंसर है 1951 ईस्वी में पहली बार हमारे देश में जो संविधान है हमारे देश का, उसमें पहली बार संशोधन किया गया था। और इस संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले संविधान में 8 अनुसूची थी, तो ये 9वीं अनुसूची 1951 में संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन था। और इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। और भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी और 1950 ईस्वी को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। हमारा संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, अंतिम बैठक वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 368 में
अनुच्छेद 368 में जो है संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है 368 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु से, बी महाराष्ट्र से, सी आंध्र प्रदेश से, डी ओडिशा से। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश से हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश से हुआ था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है और यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। और लावणी, तमाशा और मौनी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन से हैं? एक तो लावणी, तमाशा और मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और भारतीय भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंध है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय तमिलनाडु से संबंधित क्या है? भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मान सिंह हैं, मृगालिनी साराभाई और वैजंती माला हैं। और संयुक्त पाणिग्रही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है। ओडिसी लोक नृत्य से क्या है? संयुक्त पाणिग्रही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी हुगली, सी भागीरथी, डी दामोदर। करेक्ट आंसर है दामोदर नदी ऐसी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है झारखंड के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ। कहाँ से हुआ? यानी झारखंड के लातेहार जिले से। झारखंड में लातेहार जिला है, उसके टोरी क्षेत्र है और छोटा नागपुर के पठार से हुई है, इसका उद्गम स्थल हुआ है। और बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण जो है दामोदर नदी पर हुआ है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है हमारे देश की। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और आपको बता दें कि हुगली का उद्गम स्थल जो है गंगा नदी है। हुगली का उद्गम स्थल गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील है इसका उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र नदी का। और इस नदी को तिब्बत में सापू कहते हैं। सापू कहते हैं इस नदी को। और असम में जो है, असम में इसको दिहाग कहते हैं। असम में दिहाग, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। असम में दिहांग है, यहाँ पर ये दिहांग कहा जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। यमुना ब्रह्मपुत्र, उसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा जो है ये सम्मिलित नाम है गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो थर्मो आविष्कार का किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गैलीलियो को, बी कोपरनिकस को, सी न्यूटन को, डी जे केपलर को। करेक्ट आंसर है गैलीलियो को। थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है उसको गैलीलिनी को माना जाता है। और उन्होंने 1593 ईस्वी में किया था इसका आविष्कार। और कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी 1540 में। सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में। और केपलर जो थे ये, इन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। ग्रहों की जो गति है उनके नियमों की खोज की थी 1609 ईस्वी में।
केपलर ने, जे केपलर ने। और न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। न्यूटन ने इन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। और न्यूटन के नियम तो आप जानते ही हो, गति के नियम हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए बुलबुल, बी चेतक, सी हैग्रीव, डी बादल। करेक्ट आंसर है चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था चेतक था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के शासक थे। उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई थी। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की उम्र में। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था मान सिंह और आसिफ खान ने किया था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसिफ खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस से, बी तैराकी से, सी व्यायाम से, डी भार उठाना से। करेक्ट आंसर है भार उठाना से, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। भार उठाना से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी, या भारोत्तोलन कहते हैं, वेट लिफ्टिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था ओलंपिक में पहली बार। प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंग और मीराबाई चानू का संबंध भी भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू ने अभी उसमें रजत पदक प्राप्त किया था भारोत्तोलन में ही। अभी जो पिछले 2021 में जो ओलंपिक खेल हुए थे टोक्यो में, उसमें रजत पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था कौन से वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1921 में, सी 1923 में, डी 1916 में। करेक्ट आंसर है 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इस एक्ट के अनुसार क्या था, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, यानी जिस पर संदेह हो उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए ये रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 19 अक्टूबर 1919 को जो है समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। यानी 16 मार्च 19 मार्च को तो हुआ था रोलेट एक्ट पारित, 19 मार्च को 1919 में। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और फिर 19 अक्टूबर को उसी साल 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया था, खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। और आगे बताते हैं आपको कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। 1916 में चैम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए लूना 2, बी लूना 10, सी अपोलो 10 और डी अपोलो 11। करेक्ट आंसर है लूना 10। हमारी चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10 था। और लूना 3 जो है, लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान
था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं? जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लूना 3 ऐसा पहला अंतरिक्ष यान था। और लूना 9 जो है, लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्व उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 9 जो है 9 वो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। और अपोलो 11 से, इसमें जो अपोलो 11 दिया हुआ है, अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना था। अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले मानव बने थे। और मार्स 2 जो है, मार्स 2 यानी मार्स, लिखे देता हूँ मैं, मार्स 2 जो है मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था, मार्स 2। और स्पुतनिक सेकंड, स्पुतनिक सेकंड जो है, स्पुतनिक सेकंड, स्पुतनिक सेकंड, ये स्पुतनिक सेकंड जो है अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते, एक जीवित कुत्ता लाइका था जिसका नाम को ले जाने वाला पहला उपग्रह बना था, ये स्पुतनिक सेकंड। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माइक टाइसन, बी मोहम्मद अली, सी इवांडर होलीफील्ड और डी जो लुइस। करेक्ट आंसर है इवांडर होलीफील्ड को। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। और माइकल फेल्पस को जो है फ्लाइंग फिश उपनाम से जाना जाता है। माइकल फेल्पस का नाम नहीं दिया हुआ इसमें, माइकल फेल्पस को जो है फ्लाइंग फिश उपनाम से जाना जाता है। और इयान थोरपे जो हैं, इयान थोरपे को तारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। इयान थोरपे को तारपीडो के नाम से जाना जाता है। और पेले को जो है ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। पेले जो खिलाड़ी हैं उनको ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। और आंद्रे अग्यासी को जो है, आंद्रे अग्यासी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं टेनिस के, उनको डेनिस द मिनोस के नाम से जाना जाता है। डेनिस, नाम लिखे देता हूँ मैं, 1 सेकंड लगता है, देखिए। आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस, डेनिस द मिनोस के नाम से आंद्रे अगासी को जाना जाता है, उपनाम से आंद्रे अगासी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? कौन सी 2 टीमें थी जिन्होंने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। और क्रिकेट मैच का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है। और क्रिकेट का पहला टेस्ट जो है 1877 में, क्रिकेट का पहला टेस्ट 1877 में ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये खेला गया था। और क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच ही मेलबोर्न में ही खेला गया था ये भी। और क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है आईसीसी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है ये, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। मुख्यालय इसका दुबई में है आईसीसी का। और भारत में क्रिकेट की देखरेख बीसीसीआई करता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। और वर्तमान में जो है बीसीसी के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में सौरव गांगुली हैं। और सचिव जो हैं अमित चौधरी हैं। और आपको बता दें कि चाइना मैन, सिली पॉइंट और पॉपिंग क्रीज शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोवा, बी चोलिस्तान, सी सुक्कुर, डी मीरपुर। करेक्ट आंसर है चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। और थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल।
और थार का विस्तार क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है और गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया और चीन में है इसका विस्तार क्षेत्र। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जो जानवर हैं, पौधे हैं, अन्य जीव हैं, उनके संरक्षित जो अवशेष हैं या चिन्ह हैं उनका अध्ययन करने का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निर्विज्ञान, बी पुरातत्व विज्ञान, सी जीवाश्म विज्ञान, डी औषध विज्ञान। करेक्ट आंसर है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और निर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्विज्ञान जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है निर्विज्ञान में। और पुरातत्व विज्ञान में ये तो जानते होंगे आप, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। और शहरी कल्चर में इस शाखा के अंतर्गत जो है रेशम के कीड़े पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है शहरी कल्चर में। और नींद का अध्ययन जो किया जाता है हिप्नोलॉजी में किया जाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में किया जाता है। और पेलिओन्टोलॉजी जीवाश्म विज्ञान ही है पेलिओन्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन को, बी इथेन को, सी मीथेन को, डी ब्यूटेन को। करेक्ट आंसर है मीथेन को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। 80% प्राकृतिक गैस जो है मीथेन से मिलती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन का प्रयोग होता है। और प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस जो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर जो है सिलेंडरों में भर लिया जाता है। और अक्रिय गैसों की कुल संख्या जो है 6 है। अक्रिय गैस जो है उनकी कुल संख्या 6 है। और रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। रेडोन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। और क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। ये क्लोरीन गैस जो होती है फ्लोरीन, वो फूलों का रंग उड़ा देती है। फास्फीन गैस का उपयोग जो है, जो फास्फीन गैस होती है उसका उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में जो है अक्षर बी है ये किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश को, बी बेल्जियम को, सी ब्राज़ील को, डी बहरीन को। करेक्ट आंसर है ब्राज़ील को। ब्रिक्स में बी अक्षर जो है ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स का पूरा नाम है, ब्रिक्स में पूर्ण रूप है, एक तो ब्राज़ील, बी से बना है ब्राज़ील, और रसिया रूस, आर से बना है रूस, और आई से बना है इंडिया, और सी से बना है चाइना चीन, और एस से बना है साउथ अफ्रीका। और इसकी ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय मात्र 4 ही देश शामिल थे इसमें। और दक्षिण अफ्रीका जो है ये 14 अप्रैल 2011 को इसमें शामिल हुआ था। तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। ब्रिक्स के तीसरा सम्मेलन हुआ था 2011 में, उसमें दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।